नमस्ते इंडिया। आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मैं रवि आज आपसे वास्को दी गामा के बारे में बात करूंगा कि कैसे 20 मई 1498 को वास्को दी गामा ने विश्व को हिंदुस्तान में लूटने का रास्ता दिखाया, कैसे और क्यों उसे हिंदुस्तान की तरफ आना पड़ा। ये बात इंडिया के सभी लोगों को जानना चाहिए। हमारे इतिहास में हमें ये पढ़ाया जाता है कि 20 मई 1498 को वास्को दी गामा भारत आया। हमारे इतिहास में हमें ये भी बताया जाता है कि वास्को दी गामा ने ही हिंदुस्तान की खोज की। तो चलिए जानते हैं कैसे और क्यों वास्को दी गामा ने हिंदुस्तान को खोजा। 14वीं और 15वीं शताब्दी का जो समय था, यूरोप के दो ही देश थे जो ताकतवर माने जाते थे, स्पेन और पुर्तगाल। तो इन दोनों देशों के बीच लड़ाई झगड़े होते थे। लड़ाई झगड़े क्यों होते थे? तो स्पेन के जो लुटेरे थे, माफिया डॉन थे, वो जहाज़ को लूटकर सारा खजाना, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ लूटकर संपत्ति अपने पास रख लेते थे। ऐसे ही पुर्तगाल के जो लुटेरे माफिया डॉन हुआ करते थे, वो भी जहाज़ों को लूटकर, सारी कीमती चीज़ों को लूटकर पुर्तगाल लाया करते थे। तो दोनों देशों के बीच, स्पेन और पुर्तगाल के बीच संपत्ति का झगड़ा होता था। लूट की संपत्ति ज़्यादा कौन ले जाएगा, आपस में दोनों के बीच यही झगड़ा हमेशा लगा रहता था। लूट का माल सबसे ज़्यादा कौन ले जाएगा, कौन कौन संपत्ति ज़्यादा रखेगा, स्पेन के पास ज़्यादा संपत्ति जाएगी कि पुर्तगाल के पास ज़्यादा संपत्ति जाएगी। तो वहाँ की संपत्ति के जो झगड़े होते थे, वहाँ के धर्म सत्ता के पास लाए जाते थे। और उस ज़माने की जो धर्म सत्ता थी वो क्रिश्चियन की सत्ता थी। और 1492 की शताब्दी में क्रिश्चियन में एक पोप होता था जो सिक्स कहलाता था, मतलब छठवां पोप। तो एक बार ऐसा ही एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ कि लूट का माल सबसे ज़्यादा किसके पास जाएगा, किसके हिस्से में लूट का माल जाएगा। तब पोप ने एक अध्यादेश जारी कर दिया, नोटिस जारी किया कि 1492 के बाद सारी दुनिया की संपत्ति को दो भागों में बांटा जाता है, एक हिस्सा पूर्वी तो दूसरा हिस्सा पश्चिमी। तो पूर्वी हिस्से को लूटने का काम पुर्तगाल करेगा और पश्चिमी हिस्से को लूटने का काम स्पेन करेगा। जब पोप ने 1492 में ये अध्यादेश जारी कर दिया, तब पूर्वी हिस्से को लूटने के लिए पुर्तगाल के लुटेरे निकल गए। उन्हीं पुर्तगालों के लुटेरों में एक वास्को दी गामा था जो हिंदुस्तान आया था। हिंदुस्तान पूर्वी हिस्से में ही तो आता है। उसी हिस्सेदारी में स्पेन के लुटेरे पश्चिम की तरफ निकल पे। स्पेन के लुटेरों में ही एक था कोलंबस जो अमेरिका गया था। इतिहास बताता है कि 1492 में कोलंबस अमेरिका आया था और 1498 में वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया था। तो अमेरिका में जब कोलंबस आया तो वहाँ की एक प्रजाति थी रेंगिंगियन, जिन्हें माया सभ्यता के लोग बोले जाते थे, जिन्हें लूट लूट कर मार दिया गया था। जब कोलंबस 10 से 12 जहाज भर भर कर सोने चांदी स्पेन ले गया, तब स्पेन के लोगों को लगा कि अमेरिका में तो बहुत संपत्ति है। स्पेन ने अपनी फौज भेजी, सेना भेजी। 10 से 15 सालों में अमेरिका के रेड इंडियंस को यानी रेंगिंगियंस को खूब लूटा और 10 से 15 सालों में 8 करोड़ से ज़्यादा रेंगिंगियंस यानी रेड इंडियंस को मार दिया, काट के फेंक दिया। आज 21वीं सदी का जो अमेरिका है वो 8 करोड़ से ज़्यादा रेड इंडियंस की लाशों के ऊपर खड़ा है। आज की तारीख में अमेरिका में सिर्फ 70,000 ही रेड इंडियंस यानी रेंगिंगियंस बचे हैं। हमारे इतिहास में कोलंबस को महान व्यक्ति बताया जाता है, इतना महान व्यक्ति जो 8 करोड़ से ज़्यादा रेड इंडियंस को मार काट के फेंक दिया। और आज की तारीख में यही अमेरिका जो खुद 8 करोड़ कब्रों से बना है और कहता है कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स की स्थिति बहुत खराब है। यही काम जो लुटेरे कोलंबस स्पेन की सेना ने की, वही काम वास्को दी गामा ने भारत आकर किया। वास्को दी गामा जब 20 मई 1498 को हिंदुस्तान के बंदरगाह कालीकट में आया और यहाँ की संपत्ति को देखा तो वो भौचक्का रह गया कि यहाँ तो इतनी संपत्ति है कि सदियाँ बीत जाएंगी लूटते लूटते। और 14वीं या 15वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के पास बहुत संपत्ति थी। वास्को डी गामा ने कहीं सुना था कि हिंदुस्तानी अतिथि को भगवान की तरह मानते हैं। तब कालीकट के राजा
हुआ करते थे झामुड़िया। झामुड़िया ने वास्को डी गामा का अच्छे से स्वागत किया। झामुड़िया ने वास्को डी गामा को रहने के लिए जगह दी, पर जिसने रहने को जगह दी, स्वागत किया, उसे छल से मरवा दिया गया और कालीकट पर वास्को डी गामा का कब्जा हो गया। उसने वहाँ लूट मार शुरू कर दी। जो भी हिंदुस्तान के जहाज कालीकट पर आते थे उसे टैक्स देना पड़ता था, और जो टैक्स ना देता उसे जहाज पानी में डुबा देता था या मार देता था। जब वास्को डी गामा पहली बार सोने चांदी की अशर्फियाँ हीरे जवाहरात 10 से 12 जहाज भर के पुर्तगाल गया, तब वहाँ के लोगों को लगा कि भारत में तो बहुत सोना है। और दूसरी बार वास्को डी गामा 25 से 30 जहाज सोने चांदी हीरे से भर कर ले गया। वास्को डी गामा हिंदुस्तान 4 बार आया, 5वीं बार भी आता पर वो मर गया था। उसके बाद तीसरी बार जब वास्को डी गामा 50 से 60 जहाज सोने हीरे से भरकर गया, तो पुर्तगाली ये देखकर पागल हो गए और कहा, चलो हिंदुस्तान की ओर चलो लूटने, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना था कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत से लूट लूट कर खजाना ले गया था। 17 बार बार आता रहा और लूटता रहा, तो चलो भारत को लूटा जाए। फिर सेना फौज लेकर भारत को लूटने आए। 2021 में ये कितने ही अमीर देश क्यों ना हो, पर 14वीं शताब्दी में ये देश सबसे ज़्यादा गरीब देश थे। खाने को नहीं होता था, प्रकृति साथ नहीं देती थी कि खेती कर सके, रेगिस्तान का पूरा इलाका बंजर था, तो आजीविका के लिए चोरी डकैती मार किया करते थे। तो वास्को डी गामा ने एक प्रथा चलाई थी, टैक्स के नाम पर लूट की प्रथा। पुर्तगालियों ने खूब लूटा 60-70 सालों तक। उसके बाद पीछे पीछे फ्रांसीसी भी आए, 70 साल वो भी 60-70 साल तक लूट के चले गए। उसके बाद डच आए, होलैंड वाले, वो भी 70 साल खूब लूटे। फिर अंतिम में ब्रिटिश हुकूमत आई, उन्होंने लूट की प्रथा का सिलसिला ही बदल दिया। उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसकी शुरुआत सूरत में हुई, और सूरत के नवाब से कंपनी की कोठी बनाने के लिए जगह ली। सन 1612 में जिस नवाब ने कोठी बनाने के लिए जगह दी थी, उसी को उन्होंने मरवा दिया। पूरा सूरत का बंदरगाह अंग्रेज़ों के हुकूमत में चला गया। जो काम अंग्रेज़ों ने सूरत में किया, वही काम कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में, आगरा, लखनऊ में 150 वर्षों तक व्यापार के बहाने अंग्रेज़ों ने शासन किया। 1750 के आते आते अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें भारत में मजबूत हो गई थी। जब 1750 में भारत में किसी को अंदाजा हुआ कि अंग्रेज यहाँ व्यापार नहीं बल्कि कब्जा करने आए हैं, उसका नाम था सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था। तब बंगाल के नवाब को लगा कि अब युद्ध करना पड़ेगा। अब प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में 150 किताबें हैं। इस देश में कहीं पर भी ये पता नहीं चलता है कि कितने अंग्रेज सैनिक थे प्लासी के युद्ध में, कितने नवाब के सैनिक थे प्लासी के युद्ध में। लंदन में सही दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि अंग्रेज के सिर्फ 300 सैनिक थे और बंगाल के नवाब के पास 18,000 सैनिक थे। फिर कैसे 300 सैनिक 18,000 सैनिकों को हरा दिए, कैसे हरा दिए, सोचने वाली बात है। तो अंग्रेजों के 300 सैनिकों में एक सेनापति था रॉबर्ट क्लाव, और रॉबर्ट क्लाव को पता था कि एक हिंदुस्तानी 5 अंग्रेजी सैनिकों के बराबर है। चिट्ठी लिखी अंग्रेजों को कि और सैनिक भेजो, नहीं हम हार जाएंगे। और रिप्लाई में क्या आया कि हमारे पास और सैनिक नहीं हैं, 300 में से ही काम चलाओ। क्योंकि 1757 में अंग्रेज सिपाही फ्रांस में नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। नेपोलियन अंग्रेजों को मार मार कर फ्रांस से भगा रहा था, तो इसलिए अंग्रेजों की सेना नेपोलियन के खिलाफ लड़ रही थी, इसलिए वो सेना नहीं भेज सकते थे। अब क्लाव चिंता में पड़ गया कि कैसे 300 अंग्रेज सैनिकों के दम पर प्लासी का युद्ध करे। तब रॉबर्ट क्लाव ने 2 जासूस को लगाया पता करने के लिए कि जाओ और ढूंढो कि कोई नवाब की सेना में बिकने को तैयार है। तब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर हुआ करते थे, और वो सपना देखा करते थे कि एक दिन वो बंगाल का नवाब बनेगा। सेनापति मीर जाफर के लालच की बात रॉबर्ट क्लाव को पता चली। तब रॉबर्ट क्लाव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनने का ऑफ़र दिया, और लालच में आकर मीर जाफर ने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया, जिससे हुआ ये कि मीर जाफर ने 18,000 सैनिकों को प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों के सामने घुटने टिकवा दिए, समर्पण करवा दिया।
और 18,000 सैनिकों को बंदी बनाकर कलकत्ता के पोर्ट विलियम में 10 दिन तक बिना खाना पीना के बंद करके रखा और वहीं सबको मरवा दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल नवाब सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र जानता था कि लालच में उसने हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया। 1657 के बाद अंग्रेज़ों ने भारत को खूब लूटा। अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कितनी बार लड़ाई हुई। फिर 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत को आज़ादी मिली। तब तक कितने लाख नौजवानों ने अपनी जान दे दी थी। वर्षों की आज़ादी के बाद आज देश गौरव की तरह आज भी महान है। मैं रवि अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। जय हिंद, जय भारत।